दुनिया के सबसे सुरक्षित सर्वर जिन पर करोड़ों डॉलर खर्च किए गए हों, उन्हें हैक करने के लिए ना किसी सुपर कंप्यूटर या फिर हॉलीवुड फिल्मों जैसे किसी रहस्यमयी हैकर की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल नहीं। है ना? असल में तो हाँ, मतलब कई बार एक इंसान की पासवर्ड 123 रखने की छोटी सी आदत ही उस पूरे विशाल सिस्टम को तबाह करने के लिए काफी होती है। सही कहा। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। एकदम। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम ठीक उसी जगह जा रहे हैं जहां इस तबाही का असली सामना किया जाता है, एक हाईटेक साइबर सिक्योरिटी ब्रीच लैब। और आज का हमारा सोर्स है इनसाइड द ब्रीच लैब, डिकोडिंग द अटैकर माइंडसेट। बहुत ही दिलचस्प सोर्स है ये। है ना? जरा सोचिए, इस लैब में कोई गोलियां नहीं चल रही हैं, लेकिन अंदर का माहौल किसी वॉर रूम से कम तनावपूर्ण नहीं है। स्क्रीन्स पर दुनिया का नक्शा टिमटिमा रहा है, लाल रंग के डॉट्स ब्लिंक कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि अभी अभी डेटा ब्रीच कहां हुआ है। एकदम फिल्म वाले सीन जैसा लगता है, लेकिन ये असलियत है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे सुरक्षा विशेषज्ञ हैकर्स की ही सोच को अपनाकर, मतलब उनके ही हथियारों का इस्तेमाल करके अगले बड़े साइबर हमले की भविष्यवाणी करते हैं और उसे रोकते हैं। और उस ब्रीच लैब के अंदर जो सबसे पहला और सबसे अहम काम होता है ना, वो है समय के खिलाफ एक बहुत तेज दौड़। मतलब टाइमर चालू हो जाता है। हाँ बिल्कुल। जब कोई डेटा ब्रीच होता है तो हमलावर अक्सर सीधा डेटा नहीं पढ़ पाते। वे पासवर्ड हैश चुराते हैं। पासवर्ड हैश। हाँ, और अगर सुरक्षा टीम उन चुराए गए हैशेस का विश्लेषण हमलावरों के करने से पहले नहीं कर पाती, तो नुकसान कई गुना बढ़ सकता है। तो इस हाई स्टेक्स वाले माहौल में सुरक्षा विशेषज्ञों के पास एक बहुत ही शक्तिशाली टूल होता है, हैशकैट। हैशकैट नाम तो बड़ा कैची है। नाम कैची है, लेकिन काम बहुत सीरियस है। ये कोई आम सॉफ्टवेयर नहीं है। ये पासवर्ड रिकवरी और सुरक्षा ऑडिटिंग की दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे जरूरी हथियार है। रुकी एक सेकंड, इससे पहले कि हम हैशकैट के काम करने के तरीके पर बात करें, मुझे ये पासवर्ड हैश वाला हिस्सा थोड़ा और बारीकी से समझना है। हाँ बिल्कुल, पूछिए। मतलब बहुत से लोग सोचते हैं कि हैश और एन्क्रिप्शन एक ही चीज है। अगर पासवर्ड को एन्क्रिप्ट किया गया है तो उसे डिक्रिप्ट करने की कोई ना कोई मास्टर की तो होगी ही ना, जिसे शायद हैशकैट ढूंढता होगा। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है, और यहीं पर तकनीक का असली खेल काम करता है। एन्क्रिप्शन और हैशिंग ना, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, एन्क्रिप्शन एक दो तरफा रास्ता है। आप डेटा को लॉक करते हैं, और अगर आपके पास सही चाबी है तो आप उसे वापस अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो समझ आता है, ताले और चाबी वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, लेकिन हैशिंग एक तरफा रास्ता है। इसे आप एक केक बेक करने जैसा समझ सकते हैं। केक बेक करना? हाँ, एक बार जब आप आटा, अंडे और चीनी मिलाकर केक बेक कर लेते हैं, तो क्या आप उस पके हुए केक को वापस उसके कच्चे माल में बदल सकते हैं? मतलब अंडे अलग और चीनी अलग? अरे नहीं, वो तो नामुमकिन है। एक बार बेक हो गया तो हो गया। बिल्कुल। जब कोई पासवर्ड बनाया जाता है तो सिस्टम एक जटिल गणितीय एल्गोरिदम का उपयोग करके उसे एक कोड में बदल देता है, यानी हैश बना देता है। हम्म और सर्वर पर सिर्फ उसी हैश को सेव करता है, असली पासवर्ड को नहीं। ओहो, तो अगर सिस्टम के पास असली पासवर्ड है ही नहीं और हैश को वापस पासवर्ड में बदला नहीं जा सकता, तो फिर हैशकैट करता क्या है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। क्या वो कोई जादूगर है जो बेक किए हुए केक से अंडे और चीनी वापस बाहर निकाल लेता है? नहीं नहीं, वो केक से अंडे बाहर नहीं निकालता। इसके बजाय हैशकैट एक सेकंड में लाखों करोड़ों नए केक बेक करता है। लाखों करोड़ों एक सेकंड में? हाँ, ये अलग अलग पासवर्ड का अनुमान लगाता है, हर एक का हैश बनाता है, और फिर उसकी तुलना उस चुराए गए हैश से करता है। अच्छा, मतलब मैचिंग का खेल चल रहा है। एकदम सही। जिस क्षण हैशकैट द्वारा बनाया गया हैश चुराए गए हैश से मैच कर जाता है, उसे तुरंत पता चल जाता है कि असली पासवर्ड क्या था। अरे वाह! इसे हैकिंग की दुनिया में ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी अटैक कहा जाता है। वो डिक्शनरी के हर शब्द, हर नाम और हर संभावित नंबर कॉम्बिनेशन को इतनी भयानक तेजी से आजमाता है जिसकी हम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो सच में डरावना है। मतलब अगर मेरा पासवर्ड किसी डिक्शनरी का शब्द है तो वो कुछ ही सेकंड में टूट जाएगा? कुछ सेकंड भी नहीं, शायद एक सेकंड के भी हिस्से में। बात रहे। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है,
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। सुरक्षा विशेषज्ञ यानी एथिकल हैकर्स इस टूल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आपका मतलब है कि ये तो हमलावरों का टूल है। हाँ, ये तो चोरों का औजार है। ये बिल्कुल वैसा ही है ना जैसे कोई सुरक्षा विशेषज्ञ किसी बैंक की तिजोरी की मजबूती परखने के लिए किसी चोर के ताला तोड़ने वाले औजारों का ही इस्तेमाल कर रहा हो। ये बिल्कुल वैसा ही है। और इसे साइबर सुरक्षा की भाषा में सिम्युलेशन कहते हैं। सिमुलेशन। ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्टर्स, जिन्हें हम एथिकल हैकर्स कहते हैं, वे हैशकैट का उपयोग करके पासवर्ड क्रैकिंग परिदृश्यों का बिल्कुल वैसा ही अनुकरण करते हैं जैसा एक असली हैकर करेगा। मतलब वो खुद हैकर बन जाते हैं कुछ देर के लिए। हाँ, वे बिल्कुल वही तरीके अपनाते हैं जो एक वास्तविक हमलावर इस्तेमाल करने वाला है। क्योंकि अगर किसी संगठन को लगता है कि उनका सिस्टम सुरक्षित है, तो सिर्फ ये मान लेना काफी नहीं है। उन्हें टेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, उन्हें इसे साबित करना होता है। जब वे खुद अपने सिस्टम पर हमला करते हैं और देखते हैं कि उनके कर्मचारियों के पासवर्ड कितनी आसानी से टूट रहे हैं, तब जाकर उन्हें अपनी असल कमजोरियों का एहसास होता है। ये तो एक तरह का रियलिटी चेक हो गया। एकदम। ये सिमुलेशन उन्हें भविष्य के किसी भी संभावित हमले से पहले ही अपनी कमियां दूर करने का मौका देता है। तो सिमुलेशन से हमें ये तो पता चल गया कि दीवार कहाँ कमजोर है, लेकिन मान लीजिए कि हमला हो चुका है, सेंधमारी हो गई है और डेटा लीक हो गया है। हाँ, जो कि अक्सर होता ही है। तो तब इस ब्रीच लैब का काम क्या होता है? एक बार जब दीवार टूट गई तो क्या तब भी हैशकैट का कोई काम बचता है? असल में तब इसका काम और भी अहम हो जाता है। जब कोई असली डेटा ब्रीच होता है ना, तो डिजिटल फोरेंसिक टीमें उन लीक हुए हैश डेटा सेट्स की बहुत गहराई से जांच करती हैं। अच्छा। हाँ, इसे आप एक डिजिटल पोस्टमार्टम समझ सकते हैं। विशेषज्ञ हैशकैट का इस्तेमाल करके उन लाखों चुराए गए हैशेस को क्रैक करते हैं, ताकि घटनाओं के पूरे क्रम को फिर से बनाया जा सके। मतलब वो पीछे जाके देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। बिल्कुल, वे ये समझने की कोशिश करते हैं कि सेंधमारी आखिर शुरू कहाँ से हुई। क्या किसी एडमिनिस्ट्रेटर का कमजोर पासवर्ड इसका कारण था, या कोई और कमजोरी थी? हाँ, हमलावर ने किस रास्ते से प्रवेश किया और किन कमजोरियों का फायदा उठाया, ये सब फोरेंसिक से पता चलता है। और ये पोस्टमार्टम करते वक्त उन्हें कुछ बहुत ही दिलचस्प या शायद शर्मनाक इंसानी आदतें भी देखने को मिलती होंगी। बहुत ज्यादा, आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि हम तकनीक को कितना भी एडवांस कर लें, इंसान की अपनी सुविधा पसंद करने वाली आदतें अक्सर सबसे बड़ी कमजोरी साबित होती हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। हैशकैट के उपयोग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है पैटर्न की पहचान, यानी पैटर्न रिकॉग्निशन। किस तरह के पैटर्न्स? जब ये टूल विशाल डेटा सेट्स का विश्लेषण करता है, तो कुछ बहुत ही स्पष्ट और खतरनाक इंसानी कमजोरियां सामने आती हैं। उदाहरण के लिए कीबोर्ड वॉक। कीबोर्ड वॉक, ये क्या होता है? बहुत से लोग पासवर्ड याद रखने की झंझट से बचने के लिए अपने कीबोर्ड पर बस एक लाइन से टाइप कर देते हैं, जैसे QWERTY या 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल भाई। या फिर वे अपने शहर का नाम, अपनी कंपनी का नाम या डिक्शनरी में आसानी से मिलने वाले शब्दों के साथ साल का नंबर जोड़ देते हैं, जैसे दिल्ली 2023। अरे बाप रे। और मुझे यकीन है कि हमलावरों के पास इन आम पैटर्न्स की पूरी लिस्ट होती होगी, जिन्हें उनके सिस्टम सबसे पहले आजमाते होंगे। हाँ, उनकी डिक्शनरी में ये सब सबसे ऊपर होता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब क्या तकनीक से ज्यादा इंसान की अपनी आदतें साइबर सुरक्षा की सबसे बड़ी कमजोरी हैं? दुर्भाग्य से हाँ, इंसान सबसे कमजोर कड़ी है। तो इन पैटर्न्स को पहचानने का संगठनों को क्या फायदा मिलता है? क्या इसका मतलब यह है कि नीतियां बनाना इतना जरूरी है? बिल्कुल। जब संगठनों को इन पैटर्न्स का पता चलता है, तो वो समझ जाते हैं कि उनकी पुरानी नीतियां कितनी कमजोर थीं। इसी जानकारी के आधार पर वे बहुत सख्त पासवर्ड नीतियां बनाते हैं। मतलब वो यूजर्स को मजबूर करते हैं अच्छे पासवर्ड बनाने के लिए। एकदम सही। वे अपने सिस्टम को ऐसा कॉन्फ़िगर करते हैं कि वो किसी भी सामान्य पैटर्न, डिक्शनरी के शब्द या पहले से लीक हो चुके किसी भी पासवर्ड को स्वीकार ही ना करे। तो ये एक बहुत ही प्रोएक्टिव तरीका हो गया। हाँ, वे सिर्फ कर्मचारियों से ये नहीं कहते कि मजबूत पासवर्ड बनाएं, बल्कि वे तकनीकी रूप से कमजोर पासवर्ड बनाने के रास्ते ही बंद कर देते हैं। लेकिन अगर हम इसे एक कदम पीछे हटकर देखें, तो ये तो सिर्फ एक टूल और पासवर्ड की बात हुई। बिल्कुल। पासवर्ड को सख्त बनाना जरूरी है, ये समझ आता है, पर क्या सिर्फ अच्छे पासवर्ड हमें सुरक्षित रख सकते हैं? क्योंकि स्रोत सामग्री बताती है कि हैशकैट जैसे टूल पूरी सुरक्षा व्यवस्था की एक बहुत बड़ी पहेली का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। सही कहा। असली और लचीली रक्षा रणनीति सिर्फ एक टूल पर निर्भर नहीं होती। इस पहेली के जो सबसे बड़े हिस्से हैं,
वे हैं थ्रेट इंटेलिजेंस और ब्रीच एनालिटिक्स। थ्रेट इंटेलिजेंस मतलब खतरों की जानकारी जुटाना। हाँ, जब हम खतरे की जानकारी जुटाने की बात करते हैं तो इसका मतलब है साइबर विरोधियों के टीटीपीज को गहराई से समझना। एक मिनट, टीटीपीज, इसे थोड़ा सरल भाषा में समझे तो ये जमीन पर कैसा दिखता है? टीटीपीज का मतलब है टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, यानी रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाएं। अच्छा, इसे थोड़ा और खोलकर समझाइए। देखिए, रणनीति का मतलब है कि हैकर का अंतिम लक्ष्य क्या है। क्या वो ग्राहकों का डेटा चुराना चाहता है या रैंसमवेयर के जरिए सिस्टम को ठप करके पैसे ऐंठना चाहता है। मतलब उसका असली मोटिव क्या है? बिल्कुल। फिर आती है तकनीक। इसका मतलब है कि वो कौन सा तरीका अपना रहा है। क्या वो फिशिंग ईमेल भेज रहा है या हैशकैट से पासवर्ड क्रैक कर रहा है। ठीक है, और प्रक्रिया? प्रक्रिया का मतलब है कि वो हमले को अंजाम देने के लिए कदम दर कदम क्या कर रहा है। जब सुरक्षा टीमें इन टीटीपीज का विश्लेषण करती हैं, तो वो सिर्फ एक हमले को नहीं रोकती, बल्कि वे उस पूरे तरीके को ही नाकाम कर देती हैं जिसका इस्तेमाल हैकर्स करने वाले हैं। बिल्कुल सही, वो जड़ से ही प्रॉब्लम को खत्म करने की कोशिश करती हैं। ये तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। ठीक है, इसे थोड़ा और समझते हैं। हाँ बताइए। हम हैशकैट जैसे आक्रामक टूल या ऑफेंसिव टूल्स की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे सुरक्षा विशेषज्ञ बिल्कुल हैकर्स की तरह काम करते हैं। तो क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? मेरा मतलब है, अगर ये तकनीक या ये टूल गलत हाथों में पड़ जाए तो ये रक्षक के बजाय भक्षक बन सकता है। ये बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या सिर्फ ये कह देना काफी है कि हम इसका इस्तेमाल सुरक्षा के लिए कर रहे हैं? ये साइबर सुरक्षा की दुनिया का सबसे जटिल मुद्दा है। यहीं पर कानूनी सीमाएं और काम करने के नियम, जिन्हें हम रूल्स ऑफ एंगेजमेंट कहते हैं, हाँ। लागू होते हैं। अच्छा, मतलब कोई नियम कायदे हैं इनके लिए? बिल्कुल। ये सच है कि ये आक्रामक टूल बहुत खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन इसीलिए इनका इस्तेमाल एक बेहद सख्त और नियंत्रित दायरे में किया जाता है। मतलब कोई भी उठकर हैकिंग नहीं शुरू कर सकता? एकदम नहीं। जो सुरक्षा पेशेवर इनका उपयोग करते हैं, वे सिर्फ अपनी मर्जी से काम नहीं करते। उनके पास एक बहुत ही विस्तृत स्कोप होता है, और जिस सिस्टम का वे परीक्षण कर रहे हैं, उसके मालिकों से उनके पास स्पष्ट लिखित अनुमति होती है। ओहो, मतलब वे किसी भी सर्वर पर जाकर अपनी हैकिंग स्किल्स का प्रदर्शन नहीं कर सकते, चाहे उनकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो? बिल्कुल नहीं। उन्हें उन सभी साइबर कानूनों और नियमों का कड़ाई से पालन करना होता है जो उस देश या क्षेत्र में लागू होते हैं। वरना तो एथिकल हैकर और क्रिमिनल में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर ये सीमाएं और नियम न हो तो एक एथिकल हैकर और एक साइबर अपराधी के बीच का फर्क ही खत्म हो जाएगा। जिम्मेदारी के साथ किया गया ये काम ही इस क्षेत्र में विश्वास कायम करता है। तो इसी को सक्रिय सुरक्षा परीक्षण या प्रोएक्टिव सिक्योरिटी टेस्टिंग कहते हैं। हाँ, जहां सिस्टम की कमजोरियों को लगातार परखा जाता है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ, ताकि हैकर्स के पहुंचने से पहले ही उन कमियों को दूर किया जा सके। ये समझना सच में बहुत जरूरी था कि ये सब एक कानूनी और नियंत्रित दायरे में होता है। बिल्कुल। लेकिन अब तक हमने जो भी बात की है वो वर्तमान परिदृश्य की है। आज की तारीख में ब्रीच लैब कैसे काम करती है ये हम समझ गए, लेकिन तकनीक तो रुकती नहीं है ना? तकनीक तो हर दिन बदल रही है। हाँ, हैकर्स में नए नए तरीके ढूंढ रहे होंगे। अगर हम भविष्य की ओर देखें तो साइबर रक्षा का भविष्य कैसा नजर आता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में सिर्फ इन स्थिर टूल से काम नहीं चलने वाला है। ये इस पूरे विषय का सबसे रोमांचक हिस्सा है। साइबर रक्षा का भविष्य पूरी तरह से अनुकूली रणनीतियों, यानी ऐसी रणनीतियों पर निर्भर करेगा जो हालात के हिसाब से खुद को बदल सकें। मतलब डायनामिक सिस्टम्स। हाँ, अब बात सिर्फ कोड या सही पासवर्ड डालने तक सीमित नहीं रहने वाली है। भविष्य बिहेवियरल एनालिटिक्स, यानी व्यावहारिक विश्लेषण और एआई द्वारा संचालित खतरे की भविष्यवाणी का है। बिहेवियरल एनालिटिक्स, तो ये कैसे काम करता है? ये क्षेत्र एक क्रांतिकारी बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। ये कैसे तय करता है कि क्या सामान्य है और क्या नहीं? क्या ये देखता है कि मैं रोज किस समय लॉगिन करता हूँ? आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। व्यावहारिक विश्लेषण सिस्टम में हर उपयोगकर्ता के लिए एक बेसलाइन, यानी एक सामान्य व्यवहार का मानक तय करता है। अच्छा, बेसलाइन। हाँ, सिस्टम महीनों तक ये सीखता है कि आप आमतौर पर किन फाइलों तक पहुंचते हैं, किस डिवाइस से काम करते हैं और किस समय काम करते हैं। तो वो मेरी आदतें नोट कर रहा है। बिल्कुल। इसके बाद इसका लक्ष्य किसी भी असामान्य गतिविधि,
जिसे एनोमली कहते हैं, उसका पता लगाना होता है। कोई उदाहरण देकर समझाएं। मान लीजिए कि कोई कर्मचारी जिसका बेसलाइन ये है कि वो हमेशा दिन में सेल्स के डेटा पर काम करता है, ठीक है। और वो अचानक रात के 3 बजे सर्वर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भारी मात्रा में डेटा डाउनलोड करने लगे। ओहो, ये तो बहुत अजीब है। हाँ, तो सिस्टम तुरंत अलर्ट हो जाएगा और उस खाते को ब्लॉक कर देगा। अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट है। मतलब भले ही उस व्यक्ति ने सही पासवर्ड डाला हो और वो सिस्टम का एक वैध उपयोग करता हो, फिर भी उसका व्यवहार उसे पकड़वा देगा। बिल्कुल, पासवर्ड सही होना ही काफी नहीं है। अब सिस्टम सिर्फ चाबी नहीं देख रहा है, वो ये भी देख रहा है कि चाबी लगाने वाले की नियत और उसका तरीका कैसा लग रहा है। एकदम सही एनालॉजी दिया आपने। और इसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का क्या रोल होगा? एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है। कैसे? इन इतने विशाल डेटा, इतने सारे बेसलाइंस और दुनिया भर के लाखों कंप्यूटरों से आने वाले सिग्नल्स का एक साथ विश्लेषण कर सकते हैं, जिसे कोई भी इंसान कभी नहीं कर सकता। इंसान की क्षमता तो सीमित है। हाँ, एआई इन पैटर्न्स का उपयोग करके संभावित हमलों के होने से पहले ही उनकी भविष्यवाणी कर सकता है। जब कोई नया खतरा उभरता है तो सिस्टम स्थिर नहीं रहता, बल्कि वो खुद को उस नए खतरे के हिसाब से तैयार कर लेता है। ये सुनकर मुझे मानव शरीर के इम्यून सिस्टम की याद आ रही है। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक तुलना है ना? मतलब हमारा इम्यून सिस्टम सिर्फ एक दीवार की तरह खड़ा नहीं रहता कि कोई भी वायरस आएगा और टकराकर लौट जाएगा। जब कोई नया वायरस शरीर में आता है तो इम्यून सिस्टम उसे पहचानता है, उसका विश्लेषण करता है। बिल्कुल, और फिर उसे खत्म करने के लिए नए एंटीबॉडीज बनाता है। एकदम वही। साइबर सुरक्षा की दुनिया में इन एंटीबॉडीज को हम एडेप्टिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स यानी अनुकूली सुरक्षा ढांचे कह सकते हैं, जिनकी बात स्रोत सामग्री में की गई है। जैसे जैसे खतरा बढ़ता है, सुरक्षा तंत्र भी अपनी रणनीति और अपने नियम तुरंत बदल लेता है। ये लगातार खुद को अपडेट करता है और किसी भी नए हमले का सामना करने के लिए खुद को ढाल लेता है। तो मतलब अब डिफेंस भी एक्टिव हो गया है। हाँ, साइबर विरोधियों से एक कदम आगे रहने के लिए ये अनुकूलन क्षमता, ये खुद को तेजी से बदलने की कला ही भविष्य की सबसे बड़ी कुंजी है। तो आज की इस गहरी और विस्तृत चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है, वो ये है कि आधुनिक साइबर सुरक्षा का मतलब सिर्फ महंगे सॉफ्टवेयर खरीदना या सर्वर के चारों ओर ऊंची डिजिटल दीवारें खड़ी करना नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो जमाना गया। इसके लिए सबसे जरूरी है हमलावर की मानसिकता को गहराई से समझना। एक संगठन को लगातार अपना ही परीक्षण करना होगा, अपनी कमजोरियों को खुद ढूंढना होगा। सही कहा। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना होगा जहां हर कोई सुरक्षा के प्रति पहले से जागरूक हो, जिसे हम प्रोएक्टिव सिक्योरिटी अवेयरनेस कह सकते हैं। बहुत जरूरी है ये। हैशकार्ड जैसे आक्रामक टूल और फॉरेंसिक विश्लेषण से हमें जो बारीक जानकारियां मिलती हैं, वे हमारे भविष्य के सुरक्षित डिजिटल परिदृश्य को आकार देने में अमूल्य साबित हो रही हैं। हैकर की तरह सोचना, लेकिन एक रक्षक की तरह काम करना, यही आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। इसमें कोई शक नहीं है। ये कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। ज्ञान और तकनीक का उपयोग तभी सबसे मूल्यवान होता है जब उसे सही संदर्भ में समझा जाए और लगातार बदलते परिदृश्य के अनुसार लागू किया जाए। बिल्कुल। खतरे हमेशा रहेंगे, लेकिन हमारी तैयारी ही तय करेगी कि हम उनसे कैसे निपटते हैं। लेकिन इन सब के बीच स्रोत सामग्री की इस पूरी जानकारी पर विचार करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल उभरता है। वो क्या? हमने बात की कि सुरक्षा विशेषज्ञ आज एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके हमलों के होने से पहले ही उनकी भविष्यवाणी कर रहे हैं। हाँ। तो जरा इस परिदृश्य की कल्पना कीजिए। क्या होगा जब हैकर्स भी ठीक उसी स्तर के उन्नत एआई का इस्तेमाल करने लगें? क्या होगा जब हमलावरों का एआई ये भविष्यवाणी करने लगे कि हमारे रक्षा सिस्टम कौन सा कदम उठाने वाले हैं और वो उससे बचने का रास्ता पहले ही ढूंढ ले? ये सोचना विचलित करता है कि शायद भविष्य का साइबर युद्ध इंसानों के बीच की लड़ाई नहीं रहेगा। ये सच में डरावना ख्याल है। शायद ये दो अदृश्य, अत्यधिक उन्नत एआई प्रणालियों के बीच लड़ी जाने वाली एक खामोश जंग बन जाएगा, जहां एक पलक झपकते ही लाखों रणनीतियां बनाई और तोड़ी जाएंगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।